चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक। अब संबंध बोधक क्या होता है इसको ज़रा देख लिया जाए। डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है इसकी। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग इज डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ये अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है, बाई पी.सी. रैन के माध्यम से ये परिभाषा दी गई है। और हिंदी में इसकी परिभाषा देख लिया जाए। कह रहे हैं कि संबंध बोधक वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम से उसका संबंध व्यक्त करता है। ये हिंदी में इसकी परिभाषा है। एक वाक्य के माध्यम से हम इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे द कैट फेल इनटू द वेल। अब देखिए, एक है संज्ञा शब्द द वेल माने कुआं, फेल माने गिर गई, कैट माने बिल्ली, ठीक है। अब देखिए फेल क्रिया है, इनटू क्या है। अभी कैसे ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं इनटू प्रीपोजिशन है, इसको जरा देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए। कुआं वेल नाउन है, नाउन के पहले इनटू शब्द प्रयुक्त हुआ है और यह वेल का संबंध कैट से बता रहा है। कैट का वेल से यानी बिल्ली का कुएं से क्या संबंध है कि बिल्ली कुएं में गिर पड़ी। अगर हिंदी में हम ऐसे कहें कि बिल्ली कुएं गिर पड़ी, अब स्पष्ट होगा ही नहीं और देखिए सेंटेंस भी सही नहीं हो रहा है। इसलिए द कैट फेल, बिल्ली कुएं गिर पड़ी, जब तक में नहीं लगाएंगे तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अतः ये जो इनटू शब्द प्रयुक्त हुआ है, इनटू इसलिए आता है क्योंकि जब गत की अवस्था होती है, अंदर जाने में गत की अवस्था पाई जाती है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है, और अगर स्थिर अवस्था है तो इन का प्रयोग किया जाता है अंदर के लिए। तो द कैट फेल इनटू द वेल, बिल्ली कुएं में जो शब्द आ रहा है यही क्या है, वेल माने कुआं का संबंध, कैट माने बिल्ली से बता रहा है कि बिल्ली कुएं में गिर पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू शब्द क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, संबंध बोधक ये इनटू शब्द है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लिए कि नहीं प्रीपोजिशन होता क्या है। परिभाषा में देखिए, ये नहीं देखिए, संबंध बोधक वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर, ये संज्ञा है इसके पहले प्रयुक्त हुआ है, इसके बाद किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम से, अन्य यानी कैट बिल्ली, अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम से उसका संबंध व्यक्त करता है। कैट का वेल से संबंध बता रहा है, इसके पहले प्रयुक्त हुआ और अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम यानी कैट से इसका वेल से संबंध ये बता रहा है कि क्या संबंध है, ठीक है। बिल्ली कुएं में गिर पड़ी, बिल्ली का कुएं से संबंध स्पष्ट कर रहा है। यह शब्द कौन सा है, इनटू है, इसलिए इनटू शब्द क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। अब देखें कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक के प्रकार कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः, ठीक है। वैसे तो कई प्रकार के और भी बताए गए हैं, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा है। जरा इसको समझने का प्रयास किया जाए। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन यानी साधारण संबंध बोधक। अब ये क्या होता है जरा देखा जाए। जो संबंध बोधक एक शब्द के होते हैं उन्हें सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी कि जो संबंध बोधक एक शब्द के होते हैं उन्हें सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाई, ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये क्या हैं, ये सिंपल प्रीपोजिशन है, साधारण संबंध बोधक है। क्योंकि एक शब्द इन अकेले, एक शब्द है ऑन, एट, देख रहे हैं बारी बारी से, टू, फ्रॉम, विद, बाई, ठीक है, एक शब्द आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। अब जैसे वाक्य के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया जाए कि कैसे ये मतलब वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो जैसे देखिए, ही इज सिटिंग इन हिज कार, तो इन शब्द जो आया है, देखिए इन यहाँ पे है ना, उदाहरण में जो आपने इन देखा, यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है कि ही इज सिटिंग इन हिज कार, वह अपने कार में बैठा
है। ही इज सिटिंग इन हिज कार। तो देखिए कार के पहले इन का प्रयोग हुआ है और कार का संबंध ही से आ रहा है क्या, कि वह अपनी कार में बैठा है, ठीक है, हिज कार। समझ में आ रही बात। तो ये इन शब्द हिज कार, वह अपनी कार बैठा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है जब तक में न लगाया जाए, ठीक है। तो ये जो में लगाने के बाद अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो यही में यानी इन शब्द क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। पहले तो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन में भी कौन सा प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि ये एक शब्द के रूप में आया है। इसलिए देखिए परिभाषा में क्या दे रहे हैं कि जो संबंध बोधक एक शब्द के होते हैं उन्हें सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। इन एक शब्द है इसलिए क्या हो गया, सिंपल प्रीपोजिशन हो गया। अब अगला है दूसरा। चलिए दूसरे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की परिभाषा उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, संयुक्त संबंध बोधक। अब ये संयुक्त संबंध बोधक क्या होता है, इसको देखिए, ऐसे संबंध बोधक जिनका रूप फॉर्मेशन किसके रूप में होता है, संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया के रूप में, ठीक है, इनके द्वारा होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, कहलाते हैं। यानी ऐसे संबंध बोधक जिनका रूप यानी फॉर्मेशन संज्ञा, विशेषण, क्रिया के द्वारा होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब जैसे देख लीजिए, नियर, लाइक, इनसाइड, आउटसाइड, एक्सेप्ट, अनलाइक, पेंडिंग आदि, ये शब्द जो आ रहे हैं वो क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आ रहे हैं। एक वाक्य के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया जाए। राम इज इनसाइड द रूम। राम इज माने है, इनसाइड माने अंदर, द रूम कमरे के। तो जो इनसाइड शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है यही क्या है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। राम इज इनसाइड द रूम। और तीसरा जो प्रकार है फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है, जो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन का थर्ड काइंड है, तीसरा प्रकार है, वो क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन यानी वाक्यांश संबंध बोधक। अब इसकी परिभाषा क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास किया जाए। वे संबंध बोधक जो शब्द समूह के रूप में होते हैं, ठीक है, वे संबंध बोधक जो शब्द समूह के रूप में होते हैं क्या कहलाते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यानी कई शब्द जैसे जो आएंगे, फ्रेज जैसे आता है तो फ्रेज के रूप में इनका प्रयोग होता है, माने कई शब्द उसमें जुड़े होते हैं, एक समूह के रूप में आते हैं। ये पूरे वाक्य नहीं होते हैं, ये कुछ शब्द मिल करके तो उसको बनाते हैं, उसे फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू। अब देखिए अकॉर्डिंग आया, फिर टू आया, ठीक है, फिर इसके बाद इन आया, फिर प्लेस आया, फिर ऑफ, यानी इससे बना इन प्लेस ऑफ, ठीक है। तो ये शब्द समूह है, एक शब्द इन है, फिर प्लेस है, फिर ऑफ है, तीनों मिल करके तब जा करके एक फ्रेज प्रीपोजिशन का निर्माण किए, ठीक है। इसके बाद है इन फ्रंट ऑफ, तीन शब्द आए, इन स्पाइट ऑफ, तीन शब्द, इंस्टीड ऑफ, दो शब्द, इन सर्च ऑफ, तीन शब्द। तो इस तरह से दो या तीन शब्द मिल करके क्या करेंगे, एक फ्रेज प्रीपोजिशन का निर्माण करेंगे, ठीक है, एक शब्द समूह का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये पूरा अर्थ नहीं लेते हैं, कुछ अर्थ लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग फ्रेज प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया जाए। जैसे टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। टेक एन अम्ब्रेला इन केस, यहाँ जो इन केस शब्द आया है ना, यही क्या है, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन। टेक एन अम्ब्रेला माने छाता ले लीजिए, इन केस इस दशा में, इट रेन्स अगर वर्षा होती है, वर्षा होने की दशा में आप क्या ले लीजिए, एक छाता ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा उदाहरण है, तो यहाँ पर इन केस क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। देयर इज ए बस स्टॉप राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब देखिए, देयर इज ए बस स्टॉप, एक बस स्टॉप है, राइट माने ठीक, इन फ्रंट ऑफ। अब ये जो इन फ्रंट ऑफ, ये जो शब्द आया है, ये क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ माने सामने, ऑफ माई हाउस मेरे घर के, तो मेरे घर के सामने, ठीक सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ माने ठीक सामने क्या है, एक बस स्टॉप है, बस के रुकने का स्थान, ठीक है। तो इस तरीके से जो इन फ्रंट ऑफ, इन केस, ये जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं, ये क्या है, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, वाक्यांश संबंध बोधक हैं, ठीक है।
आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कंजंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।